तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है वो कैसे काम करता है। ठीक है, ऑलरेडी मेरे एक प्रीवियस वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ कि जो प्रोसेसेस है वो मेनली दो तरीके से डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन उसके प्रायोरिटी। तो मेनली जो दो तरीका है वो है, एक है फोरग्राउंड प्रोसेस और एक है बैकग्राउंड प्रोसेस। जो फोरग्राउंड प्रोसेस है उसका जो उसको हम लोग कभी कभार इंटरैक्टिव प्रोसेस भी बोलते हैं और उसका जो प्रायोरिटी है वो ऑलवेज हाई रहता है। ठीक है, और जो बैकग्राउंड प्रोसेस है उसका उसको हम लोग बैक प्रोसेस बोलते हैं और उसका जो प्रायोरिटी है वो ऑलवेज लो रहता है। तो डिफरेंट प्रायोरिटी के जो प्रोसेसेस है वो डिफरेंट प्रायोरिटी के प्रोसेस में कुछ प्रोसेस है जिसका डिफरेंट रिस्पांस टाइम हो सकता है, किसी का डिफरेंट शेड्यूलिंग नीड हो सकता है। क्या, क्योंकि जो प्रोसेस का प्रायोरिटी हाई होता है वो सब प्रोसेस में क्या होता है कि उन लोगों को जो शेड्यूलिंग है वो बेहतर चाहिए होता है कि बेटर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से वो जल्दी एग्जीक्यूट करके निकल जाए। बट और ऑब्वियसली उन लोग का रिस्पांस टाइम भी बहुत कम होना चाहिए क्योंकि उन लोग का प्रायोरिटी हाई है। ओके, अगर कोई प्रोसेस हाई प्रायोरिटी में एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका रिस्पांस टाइम बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें उसको जल्दी से सीपीयू मिल जाना चाहिए और उससे वो एग्जीक्यूट होके निकल जा सकता है। बट इसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हम लोग फॉलो करते हैं या हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करता है उसमें अलग अलग क्राइटेरियाज रहते हैं। तो उसके उसी के कारण हम लोग यूज करते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में क्या होता है, हम लोग का जो रेडी क्यू है वो रेडी क्यू को हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं। हम लोग का जो रेडी क्यू है वो डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड हो जाता है। और प्रोसेसेस जो आते हैं, ठीक है, अगर वो फॉरग्राउंड प्रोसेस हुआ या बैकग्राउंड प्रोसेस हुआ, वो क्या होता है, वो परमानेंटली एक क्यू क्यू के अंदर उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, अभी कोई अगर ये पूछेगा कि किस वजह से और कौन से पैरामीटर के वजह से उसको एक क्यू में डाला जा रहा है, तो वो है उसका मेमोरी साइज हो सकता है, उसका प्रायोरिटी हो सकता है, उसका वो कैसा प्रोसेस है उसके ऊपर बेस करके उसको हम लोग क्या करते हैं, एक परमानेंटली एक जो क्यू है वो डाल देते हैं। जैसे ये हो गया मेरे एक रेडी क्यू, अगर ये मेरा रेडी क्यू हो गया तो इसको हम लोग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्यू में डिवाइड कर देते हैं। एक 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 हो गया फॉरग्राउंड के लिए, एक हो गया बैकग्राउंड के लिए, ठीक है, एक हुआ स्टूडेंट प्रोसेस के लिए और एक हो गया तुम्हारे इंटरएक्टिव प्रोसेस के लिए। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अभी इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक जो क्यू होता है, हर एक क्यू का डिफरेंट शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम रहता है। जैसे फॉरग्राउंड प्रोसेस के लिए एक क्यू, फॉरग्राउंड प्रोसेस के लिए हम लोग आरआर शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं। अभी जो इंटरएक्टिव प्रोसेस है उसके लिए हम लोग एफसीएफएस यूज कर रहे हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो क्यू है, डिफरेंट डिफरेंट क्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम चाहिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ कि जो सेपरेट क्यूज है, सेपरेट क्यूज माइट बी यूज फॉर फॉरग्राउंड। अभी देख सकते हैं कि फॉरग्राउंड के पास से मैंने आर आर लिख के रखा है, इसका मतलब जो फॉरग्राउंड प्रोसेस है वो आर आर शेड्यूलिंग या राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग यूज कर सकता है, और जो बैकग्राउंड प्रोसेस है उसको हम लोग एफसीएफएस के अंदर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो फॉरग्राउंड प्रोसेस है वो सबसे इंपॉर्टेंट और उसका जो प्रायोरिटी सबसे हाई होता है, इसीलिए जो फॉरग्राउंड प्रोसेस है उसको हम लोग एब्सोल्यूट प्रायोरिटी में एग्जीक्यूट कराते हैं। मतलब जो बेस्ट प्रायोरिटी, जो बेस्ट क्यू है उसमें हम लोग उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। और फॉरग्राउंड प्रोसेस का जो प्रायोरिटी है वो हमेशा टॉप ऑर्डर और ऊपर रहता है। तो हम लोग जो ये मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का जो रेडी क्यू है, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि जो रेडी क्यू है उसको हम लोग जनरली कुछ और क्यूज में डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब हर एक डिफरेंट प्रोसेस के लिए एक एक क्यू। ठीक है, मतलब एक प्रोसेस आया, उसको उसका मेमोरी साइज क्या है, इसका प्रोसेस टाइप क्या है, वो कौन सा प्रायोरिटी में आया है, तो उसके ऊपर बेस करके उसको हम लोग परमानेंटली एक क्यू प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्यू तो कैसा, मेनली इन जनरल मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में चार पांच तरीके का क्यू होता है। ठीक है, एक क्यू है सिस्टम प्रोसेस के लिए। ये जो सिस्टम प्रोसेस के लिए जो क्यू है ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि सिस्टम रिलेटेड जो प्रोसेसेस है वो हमेशा पहले एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम का जो प्रोसेस है वो हमेशा पहले एग्जीक्यूट करेगा बाकी और प्रोसेस के कारण, क्योंकि वो प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अगर वही एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अगर सिस्टम का जो प्रोसेस है वही एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो बाकी प्रोसेसेस को वो कैसे एग्जीक्यूट करवा पाएगा। ठीक है, तो सिस्टम प्रोसेस का जो प्रायोरिटी है वो हमेशा हाई रहता है। उसके बाद इंटरएक्टिव प्रोसेस का प्रायोरिटी रहता है, उसके बाद इंटरएक्टिव एडिटिंग प्रोसेस का प्रायोरिटी रहता है, उसके बाद बैच प्रोसेस का प्रायोरिटी रहता है, और उसके बाद आखिर में रहता है स्टूडेंट प्रोसेस का प्रायोरिटी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी है। स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ऐसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हूँ।
ट्राई करना कि यही पॉइंट्स के आधार पे जो आंसर है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और जो जो हाईलाइट किया हुआ है वो हाईलाइटेड पॉइंट्स को ज्यादा ब्लैक पेन से या हाईलाइट करके लिखने के लिए, जिससे जो टीचर है उनको दिख जाए कि हाँ हम लोग कौन से तरीका कौन सा पार्ट को ज्यादा हाईलाइट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि जो सिस्टम प्रोसेस है उसका प्रायोरिटी सबसे हाई है, इंटरेक्टिव प्रोसेस का प्रायोरिटी उसके कम है, उसके बाद ये कम है। अगर मैंने इसको रैंकिंग किया तो 0 मतलब ऑब्वियसली सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में है, उसके बाद 1 देन 2 देन 3 देन 4, ऐसे हम लोग क्या करते हैं उसको मार्किंग करते हैं। और मैंने लिख के भी रखा हुआ यहाँ पे, जो नीचे वाला क्यू है वो लोएस्ट प्रायोरिटी में एग्जीक्यूट करता है और ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। मतलब क्या है, बहुत सिंपल बात है। कोई प्रोसेस, सोचो मेरे पास 5 प्रोसेसेस है, ठीक है, बहुत सिंपल समझना। सोचो मेरे पास 5 प्रोसेस है, P1 P2 P3 P4 एंड P5, ये 5 प्रोसेसेस है। अभी P1 क्या हुआ, सिस्टम प्रोसेस में आया। P1 क्या हुआ, सिस्टम प्रोसेस, क्योंकि सिस्टम प्रोसेस का प्रायोरिटी सबसे हाई है, उसमें जो क्यू है उसका प्रायोरिटी सबसे हाई है, तो वो पहले एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, अभी P1 प्रोसेस, अभी क्या हुआ, P2 जो है, P2 क्या हुआ, P2 इसमें आ गया। P2 किस में आया, इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस में आ गया। अब याद रखना कि अगर P3 P4 और P5 ये प्रोसेसेस अगर इंटरएक्टिव प्रोसेस या तो फिर सिस्टम प्रोसेस में ना आए, तभी जाके ये P2 एग्जीक्यूट कर सकता है। सोचो P2 इंटरएक्टिव एडिटिंग प्रोसेस वाला जो क्यू है उसमें एग्जीक्यूट कर रहा है, और अचानक P3 क्या कर गया, P3 इंटरएक्टिव प्रोसेस में आ गया। अभी P3 इंटरएक्टिव प्रोसेस में आ गया, इसका मतलब जो P2 है, जो अभी फिलहाल सीपीयू टाइम लेके एग्जीक्यूट कर रहा था सीपीयू के पास, उसको प्रीएम्प्ट हो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है और उसका जो हायर क्यू है उसमें एक प्रोसेस आ गया। बहुत सिंपल बात है कि P2 तभी इसमें एग्जीक्यूट कर पाएगा जब ये दोनों जो है ये एम्प्टी रहेगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम प्रोसेस को एम्प्टी रहना पड़ेगा, इंटरेक्टिव प्रोसेस को एम्प्टी रहना पड़ेगा, तब जाके ये जो थर्ड जो क्यू है इसमें P2 एग्जीक्यूट कर पाएगा। सिमिलर, अगर अगर कोई प्रोसेस इसमें आ रहा है P4, सोचो P4 इसमें आ गया, तो P2 को पहले एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, फिर P4 एग्जीक्यूट करेगा। क्यों, क्योंकि जो P2 है वो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस हायर प्रायोरिटी क्यू में एग्जीक्यूट कर रहा है P4 के पहले। तो P4 तभी एग्जीक्यूट कर पाएगा जब ये और ये चारों क्यू एम्प्टी रहेगा, ये चारों क्यू में कोई प्रोसेस नहीं आएगा, तब जाके P4 एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर P4 एग्जीक्यूट कर रहा है और उसी टाइम P5 इंटरएक्टिव प्रोसेस के अंदर आ गया, तो जो P4 है उसको प्रीएम्प्ट हो जाना पड़ेगा, मतलब उसको सीपीयू को छोड़ देना पड़ेगा P5 के लिए। ठीक है, क्योंकि P5 उसके बेटर क्यू में अभी फिलहाल आ चुका है, इसलिए उसको हट जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जनरली मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में क्या प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे जो प्रोसेस है वहां पे स्टार्वेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि अगर एक प्रोसेस कंटिन्यूअसली, सोचो P5 यहाँ पे बैठा हुआ है, पहले आया P5, सोचो P5 का जो अराइवल टाइम है वो 0 है, और P5 आके सिस्टम प्रोसेस के अंदर बैठा है। बट उसके बाद क्या हुआ, P4 P2 P1 ये जितना भी प्रोसेसेस है ये सब 1 2 3 और 4 नंबर जो क्यू है उसमें एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो P5 है उसको वहां से वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो हायर प्रायोरिटी क्यूज है वो कंटिन्यूअसली आते रह रहे। इसमें क्या होता है कि जो P5 है वो स्टार्वेशन हो जाएगा P5 का, क्योंकि P5 का जो वेटिंग टाइम है वो बढ़ता रहेगा और वो स्टार्वेशन में चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग दूसरे तरीके का और एक क्यू यूज करते हैं, जो हम फिलहाल हम लोग आ रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और जो हम बोले जो मैंने अभी बोला उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि प्रोसेस प्रेजेंट इन द बैच क्यू। देखो, अगर बैच क्यू में कोई प्रोसेस प्रेजेंट है, प्रोसेस प्रेजेंट इन द बैच क्यू कांट रन अनलेस द क्यूज फॉर सिस्टम प्रोसेस इंटरेक्टिव प्रोसेस और रॉयल एम्प्टी। मतलब अगर कोई प्रोसेस बैच प्रोसेस में है, कोई प्रोसेस बैच प्रोसेस में एग्जीक्यूट कर रहा है, वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा जब तक ना ये ऊपर का जितना भी प्रोसेस है, ये जो क्यू है ये एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो हायर प्रायोरिटी क्यू में एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है इफ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस एंटर द रेडी क्यू। सोचो ये जो इंटरेक्टिव प्रोसेस ये रेडी क्यू में एंटर किया है, व्हाइल ए बैच प्रोसेस वर रनिंग। मतलब हम जो अभी बोले P3 यहाँ पे एंटर किया है, तब P4 सोचो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो क्या होगा, बैच प्रोसेस वुड बी प्रीएम्प्टेड, क्योंकि बैच प्रोसेस का जो प्रायोरिटी है वो लोअर है और इंटरेक्टिव प्रोसेस का जो प्रायोरिटी है वो हायर है। क्योंकि ये हायर है और ये लोअर है, तो ये क्या होगा, तो प्रीएम्प्टेड हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जो हायर प्रायोरिटी है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, जो लोअर प्रायोरिटी वाला क्यू है वो बाद में एग्जीक्यूट करेगा। अगर लोअर प्रायोरिटी क्यू में प्रोसेस आ गया और उसी टाइम हायर प्रायोरिटी में भी प्रोसेस आ गया, तो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस जो चल रहा था उसको वहां से क्या होगा, प्रीएम्प्ट कर दिया जाएगा, और जो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस में जो क्यू हायर प्रायोरिटी क्यू में जो प्रोसेस आया उसको एग्जीक्यूट
करवा लिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल बात है। और उसके बाद हम लोग ये जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है, इसको थोड़ा सा और दूसरे कंसेप्ट से भी देखते हैं। कभी कभार हम लोग इसको टाइम स्लाइस कंसेप्ट से भी देखते हैं। टाइम स्लाइस कंसेप्ट का मतलब जो डिफरेंट क्यूज है उसको सीपीयू का एक फिक्स टाइम दे दिया जाता है। जैसे फोरग्राउंड क्यू के लिए 80% सीपीयू टाइम दिया जाता है और उसमें आरआर शेड्यूलिंग एग्जीक्यूट करता है। जो बैकग्राउंड क्यू है या तो फिर जो मेरे बैच प्रोसेसेस है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू टाइम 20% रखते हैं और उसको हम लोग एफसीएफएस में चालू करते हैं। याद रखना कि जो 80% वाला सीपीयू टाइम है, वहां पे सीपीयू ज्यादा अपना टाइम देगा रेदर देन 20% वाला टाइम। तो ये 80-20 रेशियो में एग्जीक्यूट कराते हैं कभी कभार हम लोग टाइम स्लाइस कंसेप्ट में। जिससे क्या होता है कि जो फोरग्राउंड प्रोसेस है उसको ज्यादा सीपीयू टाइम मिलता है और जो बैकग्राउंड प्रोसेस है उसको कम सीपीयू टाइम मिलता है। बट अगर बैकग्राउंड प्रोसेस में कोई प्रोसेस आ गया तो वो हमेशा एफसीएफएस मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में एग्जीक्यूट करेगा। और 80% टाइम जो सीपीयू टाइम आरआर के लिए दिया जा रहा है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में दिया जा रहा है, वहां पे हम लोग जो सीपीयू है वो 80% टाइम जो है वो वहां पे दिया देगा। बट इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो ऑकर ऑकर करता है कि वो है स्टारवेशन का। और ये स्टारवेशन का प्रॉब्लम इसीलिए ऑकर करता है क्योंकि अगर कोई प्रोसेस बहुत टाइम से लोअर प्रायोरिटी क्यू में पड़ा हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि क्योंकि प्रोसेसेस जो है वो क्यू मूव में नहीं कर सकता है। किसी को हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ पे एक फिक्स्ड क्यू दिया जाता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे एक फिक्स्ड क्यू दिया जाता है, परमानेंटली असाइन टू वन क्यू। तो क्यू में मतलब कोई सोचो फोरग्राउंड क्यू में है, उसको वो कभी भी बैकग्राउंड क्यू में मूव नहीं कर सकता है ये मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक दूसरे तरीके का शेड्यूलिंग यूज करते हैं, जहां पे हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म की मदद लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। जो भी हो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट फिर भी ये जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है? यहाँ पे जो प्रोसेसेस है, यहाँ पे प्रोसेसेस क्यूज के बीच मूव कर सकता है ना। जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग था वहां पे प्रोसेसेस मूव नहीं कर पा रहा था, और वहां पे प्रोसेस को कौन से पैरामीटर के आधार पे क्यू असाइन किया जा रहा था? मेमोरी साइज, देखो मेमोरी साइज, प्रोसेस प्रायोरिटी, प्रोसेस टाइम, इसके इसके हिसाब से। बट जो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग है, यहाँ पे प्रोसेस को असाइन किया जा रहा है डिपेंड अपॉन सम डिफरेंट पैरामीटर, मतलब सीपीयू टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब बहुत सिंपल बात है, मतलब एक प्रोसेस अगर उसका सीपीयू टाइम ज्यादा है, तो उसका सीपीयू टाइम ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लोअर प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। और अगर कोई प्रोसेस है उसका सीपीयू टाइम ज्यादा है तो उसको हम लोग हायर प्रायोरिटी में मूव करते रहेंगे, जिससे उसका जो वेटिंग टाइम है वो कम होता जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि जो सेपरेट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू देयर सीपीयू टाइम, प्रोसेसेस को यहाँ पे सेपरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स सीपीयू टाइम। ठीक है, तो मैंने जो बोला बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर एक प्रोसेस वो अगर बहुत ज्यादा सीपीयू टाइम कंज्यूम कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मूव कर देते हैं लोअर प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, मतलब एक आदमी है वो बहुत टाइम से लाइन में खड़ा है और कंटिन्यूअसली वो जो सर्विस दे रहा है उसको एंगेज करके रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा पीछे भेज देंगे। और जो बहुत टाइम से पीछे बैठे हुए हैं अपना टर्न के लिए वेट करें, उसको उनको थोड़ा सा आगे भेजते रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक काम है कि जब मल्टी लेवल फीडबैक की यूज करते हैं तो हम लोग को दो चीज को मद्देनजर रखना पड़ता है कि यहाँ पे हम लोग को याद रखना पड़ता है कि कितने क्यूज है, कि नंबर ऑफ क्यूज, इसको हमको याद रखना पड़ेगा कि कितने क्यूज मेरे वहां पे है। क्योंकि अगर ये मेरे को याद नहीं रहेगा तो हम कैसे जो प्रोसेस है उसको मूव करेंगे ऊपर ऊपर में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है कि मैंने यहाँ पे 3 क्यूज बना के रखा हूँ। एक में आरआर जो 6 टाइम क्वांटम में एग्जीक्यूट कर रहा है, एक में आरआर जो 20 क्वांटम में, और एक में एफसीएफएस में। तो ये कैसे काम कर रहा है मैं आता हूँ उसमें। तो और एक चीज यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि कौन से क्यू में कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे आरआर लिख के रखा हूँ और यहाँ पे एफसीएफएस लिख के रखा हूँ, तो ये मेरे को याद रखना पड़ेगा। तीसरा चीज जो याद रखना पड़ेगा कि प्रोसेस को कब कब अपग्रेड करना है, कब डिमोट करना है। मतलब एक प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा था, सोचो सोचो मेरे पास सोचो एक प्रोसेस आया, वो प्रोसेस का जो टाइम क्वांटम है वो प्रोसेस का टाइम क्वांटम है वो 18 था। ठीक है, तो वो उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया कि वो 6 टाइम क्वांटम एग्जीक्यूट किया, बट अभी भी उसका 12 टाइम क्वांटम बाकी था, तो उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इससे वो क्या किया, अपना जो 12 टाइम क्वांटम है वो एग्जीक्यूट करके निकल गया। अभी सोचो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब उसको 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 25 टाइम क्वांटम चाहिए और उसको 30 टाइम क्वांटम चाहिए। तो कैसे काम करेगा, तो पहले वो 6 टाइम क्वांटम यहाँ पे एग्जीक्यूट करा, तो उसको 24 चाहिए था, वो 20 यहाँ पे किया, फिर उसको 4 चाहिए था, फिर उसको हम लोग एफसीएफएस में डाल दिए। अभी एफसीएफएस में कोई प्रोसेस आ गया, मतलब वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में पूरा एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ये जो रूल
रूल है, ये रूल हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो हम लोग को मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में 4 चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहला है कि कितने क्यूज है और कौन से क्यू में क्या एल्गोरिदम चल रहा है। दूसरा है कि कौन से प्रोसेस को कब अपडेट करना है, कौन से प्रोसेस को कब डिमोट करना है। अगर कोई प्रोसेस ज्यादा सीपीयू टाइम ले रहा है तो उसको हम लोग डिमोट कर देंगे। अगर कोई प्रोसेस का कम सीपीयू टाइम है तो उसको हम लोग अपग्रेड करके जल्दी से खत्म करवा देंगे। और लास्ट ये है कि कौन से क्यू में कौन से प्रोसेस जाने वाला है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को ये पता है कि प्रोसेस जो है वो क्यू बाई क्यू मूव करते रहते हैं, बट पहले उसको एक क्यू में तो असाइन करना पड़ेगा। तो वो कौन सी क्यू में असाइन करेंगे, ये भी हम लोग का जो है आइडिया वो रखना पड़ता है, ठीक है। अभी जो नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये डायग्राम कैसे दिया हुआ है। सोचो एक प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में एंटर किया है, और कौन से क्यू में एंटर किया, वो ये वाला क्यू में एंटर किया है, ठीक है। वो ये हम लोग का Q0 है, ये Q1 है, ये Q2 है। तो वो क्या किया, ये वाले क्यू में एंटर किया है। अभी वो जब ये वाले टाइम ये क्यू में एंटर किया, अभी उसको लग रहा है 6 टाइम क्वांटम, माने मतलब उसको 6 मिली सेकेंड टाइम दिया गया है इसमें एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर वो 6 मिली सेकेंड टाइम में एग्जीक्यूट कर लिया तो यहाँ से वो आउट हो जाएगा। बट अगर वो 6 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट नहीं कर पाया तो जो प्रोसेस है उसको हम लोग मूव कर देंगे हायर प्रायोरिटी प्रोसेस में, मतलब जहां पे 20 टाइम क्वांटम लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ये वाला जो एरो है इससे अपग्रेड कर देंगे, अपग्रेड करके उसको जो हायर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग वाला जो एल्गोरिदम है उसमें डाल देंगे। अगर वो फिनिश नहीं कर पाया तो, ठीक है। तो वो क्या किया, उसको हम लोग क्या किए, ये वाला जो क्यू है Q1 है, इसमें एग्जीक्यूट इसमें डाल दिया। अभी इसमें उसको टाइम कितना लग रहा है, 20 टाइम क्वांटम लग रहा है। तो अगर वो 20 टाइम क्वांटम के अंदर वो अगर एग्जीक्यूट कर लिया तो वो क्या करेगा, वो वहां से आउट हो जाएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा। बट अगर 20 टाइम क्वांटम भी उसके लिए कम पड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वो तब भी अपना जो सीपीयू टाइम है, ये तो बस टाइम है, उसको अगर कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो क्या किया है, क्या करेगा, यहाँ से प्रीएम्प्ट होगा। याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ कि एक प्रोसेस यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो ये ऐसे ही मूव नहीं कर पाएगा, उसको पहले यहाँ से प्रीएम्प्ट होना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ पे मूव करेगा। अगर उसको यहाँ पे आना है तो पहले इसमें प्रीएम्प्ट होना पड़ेगा। प्रीएम्प्ट मतलब प्रीएम्पशन करना पड़ेगा, मतलब उसको वो वाला जो क्यू है वो परमानेंटली छोड़ के अगला जो अपग्रेडेड क्यू है उसमें मूव करना पड़ेगा। तो पहले प्रोसेस इसमें आएगा, अगर कंप्लीट कर लिया तो ठीक है, निकल गया। अगर कंप्लीट नहीं कर पाया तो प्रीएम्प्ट होके इधर चला गया। अगर यहाँ पे वो कंप्लीट कर लिया तो निकल गया, अगर कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो एफसीएफएस में आ गया। तो ऐसे करके क्या होगा, वो और बेहतर क्यू में मूव करता रहेगा और लास्ट में क्या होगा, वो पूरा एग्जीक्यूट कर पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि अगर उसको हम लोग ऐसे अपडेट कर रहे, याद रखना कि क्योंकि ये जो प्रोसेस था, जो प्रोसेस आर से इसमें गया, इस यहाँ से इसमें गया, तो इसका मतलब क्या है, वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब उसका जो सीपीयू टाइम है वो ज्यादा है, तो उसको हम लोग अपग्रेड कर रहे लोअर प्रायोरिटी क्यू में। याद रखना एफसीएफएस ये और ये, इसका प्रायोरिटी हाई है, इसका जो प्रायोरिटी है हाई है, उसके बाद इसका प्रायोरिटी है, और ये सबसे लोअर प्रायोरिटी में एग्जीक्यूट कर रहा है। मैंने इसको यहाँ से यहाँ भेज दिया, इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा सीपीयू टाइम खा रहा था तो वो यहाँ आ गया। वो एफसीएफएस में तभी एग्जीक्यूट कर पाएगा जब आर ये दोनों शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और ये दोनों क्यू में कोई प्रोसेस नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा कि जो लॉन्ग प्रोसेसेस है वो ऑटोमेटिकली जो हायर क्यू है उसमें मूव करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, वो जब, क्योंकि उसका सीपीयू टाइम ज्यादा लग रहा है, मैंने पहले ही बोल चुका कि अगर उसका सीपीयू टाइम ज्यादा लग रहा है तो उसको हम लोग मतलब जो लोअर प्रायोरिटी है उसमें डिमोट करते रहेंगे, ठीक है। अगर डिमोट करेंगे तो क्या होगा कि उसको मतलब सबको मिलजुल के उसका जो काम है वो कंप्लीट कराना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो बेसिक है वो बहुत सिंपल है। मैं और एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में मेनली क्या होता है। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में प्रोसेसेस को एक फिक्स्ड क्यू में डाला जाता है, और वो क्यू जो है वो क्यू का प्रायोरिटी सेट किया जाता है। मेनली 5 तरीके का क्यू होता है। वो एक है सिस्टम प्रोसेस, इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस के लिए क्यू, बैच प्रोसेस के लिए क्यू, बैच स्टूडेंट प्रोसेस के लिए एक क्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट सिस्टम प्रोसेस का जो प्रायोरिटी है वो हाई रहता है, बैच प्रोसेस का जो प्रायोरिटी है वो लो रहता है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से डाला जाता है। तो जो अगर कोई प्रोसेस सिस्टम प्रोसेस में एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो बैच प्रोसेस में प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा जब तक ना अपर प्रायोरिटी क्यू में प्रोसेस एम्प्टी नहीं हो जाए, तब तक लोअर प्रायोरिटी क्यू एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। बट इसी के कारण स्टार्वेशन आने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, जहां पे हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म की मदद लेते हैं कि जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है उसको डिमोट करते हैं लोअर प्रायोरिटी क्यू में, और जिसको कम टाइम लग रहा है उसको हायर प्रायोरिटी में हम लोग क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो ऐसे करते करते